हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्राम। वीडियो लेक्चर्स को आगे बढ़ने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी से कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम समझते हैं बेस थ्योरम क्या कहता है। बेस थ्योरम पढ़ने से पहले या समझने से पहले हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स के बारे में आइडिया जरूर होना चाहिए, क्योंकि विदाउट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स आपको बेस थ्योरम नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप हमारे इसके जस्ट 18 एंड 19 नंबर लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स का यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मान लो कि ये हमारे पास एक कोई सैंपल स्पेस है और इसका हमने कुछ पार्टीशन किया है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास इवेंट E1 है, ये हमारे पास इवेंट E2 है, ये हमारे पास इवेंट E3 है, ये हमारे पास इवेंट E4 है, और ये मान लेते हैं चलो ठीक है ये हमारे पास E4 ना करके चलो ठीक है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हैं और ये हमारे पास En है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि E1, E2, E3 ये सारे जो हमारे पास En अप टू En है, ये हमारे पास क्या पार्टीशन ऑफ S है। पार्टीशन ऑफ एस कहने का मतलब क्या हुआ, ये सभी जो होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, एग्जॉस्टिव होगा और प्रत्येक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि पार्टीशन कहने का मतलब क्या है। अब हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या कर रहे थे कि मान लो कि कोई एक और इवेंट ए है जो कि हमारे पास कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हम इस ए इवेंट की क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। तो हम इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी नथिंग बट कि सबसे पहले E1 इवेंट अकर करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 अकर। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 अकर, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से हमारे पास En तक आ जाते हैं हम। En and probability of A when En occurred, ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोल रहा था। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी थ्योरम, थ्योरम। अब आगे थोड़ा सा समझते हैं कि अगर चलो ठीक है ए हो गया, अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है यार कि ए इवेंट अकर किया है हमारे पास। तो जब ए इवेंट अकर किया है तब बताओ कि वो E1 से आया हो, तब बताओ वो E2 से आया हो, तब बताओ वो E3 से आया हो। मीन्स अब हमारे पास ए अकर्ड हो चुका है। तब हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए अकर्ड। मीन्स हमें क्या चाहिए भैया, ए हो चुका है। अब जब ए हुआ होगा तो श्योर है जब ए अकर्ड किया होगा तो इसमें से कोई ना कोई एक ही अकर किया हो। आइदर वो E1 अकर्ड किया होगा, या फिर वो E3 अकर्ड किया होगा, या फिर वो En अकर्ड किया होगा। कोई एक ही अकर्ड किया होगा, श्योर है हमारे पास। क्यों श्योर है हम इसके बारे में, हम एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे कि क्यों हम श्योर हैं कि एक ही अकर किया हो। ठीक है, चलो वो एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा मेन टास्क ये होता है कि अगर ये हमारा इवेंट हो गया है तब बताओ कि हमारे पास E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है। दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम बोलते हैं। तो चलिए एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे चीजें और क्लियर होगी। हमारे पास क्या है कि बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. वो क्या निकला, रेड निकला। ठीक है, अब बताओ कि वो हमारे पास बैग 2 से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ना, अभी शुरू में जब तक हम बेस थ्योरम के बारे में नहीं जानते हैं ना, थोड़ा सा एक काम करो, डायग्राम बनाने की समझने की कोशिश करो कि मान लो कि ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। दिस इज अ सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या है, दो बैग है जो कि इक्वली लाइकली है। दोनों बैग हमारे पास क्या है, इक्वली लाइकली है। मान लो कि एक हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आ जाओ, हाँ चलो ठीक। मान लो कि ये दोनों इक्वली लाइकली, ये बैग 1 है,
ये हमारे पास बैग 2 है। अब बताओ बैग 1 का कंपोजिशन क्या है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं। हमारे पास क्या है, 3 रेड बॉल्स हैं। और हमारे पास कितने हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं। while bag 2 contains 5 red balls and 6 black balls। क्या बोला, 1 ball is drawn at random from one of the bag। हमने क्या किया, किसी एक बैग से हमने एक बॉल निकाला, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या चाहिए कि इट इज फाउंड टू बी रेड। वो कैसा निकला, रेड निकला। चलो इसको ऐसे समझते हैं कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट अ बैग, फर्स्ट सेलेक्ट अ बैग, सेलेक्ट अ बैग, देन उसमें देखो कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब बताओ कि रेड आ चुका है तो वो बैग 1 से आया हो या बैग 2 से आया हो। कहने का मतलब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, दिस पर्टिकुलर, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये हमारे पास, दिस इज आवर रेड। अब बताओ कि अगर रेड अकर्ड किया होगा तो क्या होगा, आइदर वो बैग 1 से होगा नहीं तो बैग 2 से होगा। क्या ऐसा बॉल हो सकता है जो बैग 1 और 2 दोनों से हो, नहीं, क्योंकि बैग 1 और 2 हमारे पास जो इवेंट है, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। वो कैसे इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये जो हमारे पास बॉल आया है रेड, ये आइदर किससे आया होगा, हमारे पास बैग 1 से या फिर बैग 2 से। तो अब ये बताओ कि बैग 2 से आया हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यही बेस थ्योरम का सीक्वेंस है, ठीक है। बेस थ्योरम बोलता है कि चलो ठीक है, आपको मैंने टास्क दिया कि रेंडमली सेलेक्ट अ बैग एंड ड्रॉ अ बॉल, और आपने देखा यार कि ये रेड आ चुका है। अब बताओ कि ये हमारे पास बैग 1 से आया हो या फिर बैग 2 से आया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो ना कि वहां पे दिया हो कि इवेंट अकर हो चुका है, तब बताओ कि इसका रूट कॉज क्या है, देन ऑलवेज अप्लाई बेस थ्योरम। क्या अप्लाई करना है, बेस थ्योरम। क्या यहां पे दिया हुआ है ना कि हमने एक बॉल निकाला है एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, ये रेड हो चुका है, देन बताओ इसका कॉज क्या है, कि बैग 1 से आने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग 2 से आने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, हमें मतलब नहीं अभी बेस थ्योरम से, ठीक है, कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं पूछूं कि हमारे पास, बताओ कि चलो ठीक है, ये हमारे पास जो पर्टिकुलर है रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड हो जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट बॉल इज रेड। अब लोग सर दो सिचुएशंस हो सकते हैं, आइदर पहले हम बैग 1 सेलेक्ट करें, फिर हम देखें कि बैग 1 में हमारे पास रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, ओके। या फिर हम क्या सेलेक्ट करें, बैग 2 सेलेक्ट करें, वहां पे देखिए कि हमारे पास रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास बैग 2 में, और हमें पता है कि दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 सेलेक्टेड एंड वहां से रेड बॉल आया, एंड दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 सेलेक्टेड, वहां से रेड बॉल आया। ये हमें पता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, तो ये हम निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 कितना होगा, क्योंकि रेंडमली बैग को सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 विल बी 1/2। क्या है कि उसमें रेड बॉल कितने हैं, 3, टोटल बॉल कितने हैं 7, 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 अगेन, इनटू उसमें हमारे पास रेड बॉल कितने हैं 5, टोटल बॉल कितने हैं 11, ठीक है। ये पास आ चुका है, यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस इज नथिंग बट 3/14 प्लस 5/22। यहां से हम अगर एलसीएम ले तो 77 नॉट 77 हमारे पास क्या हो जाएगा 154, ठीक है। तो 14 से 11 टाइम्स में दिस इज 33 एंड 22 से 7 टाइम्स में दिस इज 35। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल वो आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई दैट इज 868/150। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां पे मैंने बस अप्लाई किया प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब बताओ, अब हमने बोला कि अब वो रेड बॉल आ चुका है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 68/154। अब बताओ वो बैग 2 से आया हो, मीन्स अब जो चीज आपसे पूछी जा रही है ना, वो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल अकर्स, देन टेल मी इट इज फ्रॉम बैग 2, ठीक है। रेड बॉल अकर हो चुका है, अब बताओ बैग 2 से आए, तो एक तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर इस स्टेटमेंट को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में
डिजाइन करें कि हमारे पास वन ऑफ द बॉल एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, रेड अकर हो चुका है। नाउ फाइंड दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, मीन्स रेड अकर हो चुका है, नाउ बताओ कि ये बैग टू से आया, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी। तो अप्लाई करो कंडीशनल प्रॉपर्टी, क्या बोलता है कंडीशनल प्रॉपर्टी, नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ बैग टू इंटरसेक्शन आर अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ आर, एंड प्रॉपर्टी ऑफ बैग टू इंटरसेक्शन आर क्या हो जाएगा, क्या ये हमें दिया हुआ है, यस हियर इट इज गिवन। क्या कोई फर्क पड़ेगा प्रॉपर्टी ऑफ बैग टू इंटरसेक्शन आर हो या फिर हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ आर इंटरसेक्शन बैग टू हो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो ये हमें दिया हुआ है, इसको अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी ऑफ बैग टू इनटू प्रॉपर्टी ऑफ आर अपॉन बैग टू अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ आर। तो यहां से जो आंसर आएगा ना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कि वो बॉल जो हो बैग टू से हो, वो रेड बॉल कहां से हो, बैग टू से हो। तो कितना जाता है निकाल ही लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट 5/22 अपॉन 68/154, कितना आ जाएगा भैया, 5 इंटू 154 अपॉन कितना हमारे पास 22 इंटू 68, 22 से 7 टाइम्स में, और ये कटेगा क्या 7 से, आई डोंट थिंक सो, तो दैट इज 35/68। ये प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग टू से आया हो, ठीक है, समझे। अब थोड़ा सा, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब सोचो आपका क्या हुआ इवेंट कि आपने निकाला सबसे पहले एक बॉल, बॉल कैसे निकालोगे, तो पहले रेंडमली एक बैग को सेलेक्ट किया, फिर उससे एक बॉल निकाला, ठीक है। अब वो बॉल क्या आ चुका है, रेड आ चुका है, ठीक है। तब आप क्या सोचोगे, यार अब बताओ कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग वन से आया हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग टू से आया हो, इसको कैसे निकालेंगे। तो दिस इज नथिंग बट हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे और हम निकाल लेंगे ये, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो अब फॉर्मली बेस थ्योरम को हम प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं कि बेस थ्योरम हमारे पास क्या है। तो चलो ठीक है, जैसा कि हम हर बार करते हैं, हमने एक सैंपल स्पेस लिया, उसका कुछ पार्टीशन किया, मान लो कि हमने पार्टीशन किया कुछ ऐसा, पार्टीशन मतलब क्या, ये पेपर का शीट है, इसको क्या करो टीयर डाउन कर दो मल्टीपल पार्ट्स में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। ये मान लो कि हमने इसका पार्टीशन किया, दिस इज आवर सैंपल स्पेस, और ये हमारे पास क्या इवेंट E1, E2, E3, E4, E5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास En है, ठीक है। अब हमारे पास एक इवेंट है, एक इवेंट हमारे पास क्या है, A है, मान लो कि दिस इज इवेंट A, ठीक है, मान लो, चलो ठीक है, इसको एक काम करते हैं कि इसको सेलेक्ट करते हैं, या सभी में थोड़ा मोड़ा शेयर करें, यस, या नाउ इट इज परफेक्ट, या सभी में कुछ ना कुछ शेयर कर रहा है। तो हमने क्या किया कि ये हमने एक इवेंट डिफाइन किया A। अब हमने क्या बोला कि हमने क्या किया, रेंडमली क्या किया, नॉट रेंडमली, यहां पे हमने, हमें A की प्रोबेबिलिटी जाननी है, तो A की प्रोबेबिलिटी जानने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो हमारे पास क्या है, लेट E1, E2 डॉट 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 En आर पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, सैंपल स्पेस S का सैंपल स्पेस है, एंड A इज अ इवेंट ऑन S, एक A इवेंट है S के ऊपर। देन हमें क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा, दिस इज फ्रॉम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, दैट इज समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI into probability of A when EI occurred, yes, and I equal to 1 to n, this is our probability of A, ठीक है, ये हमारे पास probability of A है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नाउ ये हो चुका है, नाउ हमेशा दिया होगा, नाउ it is found that A occurred, A हो चुका है, then find
the probability that it is from E1, या then find the probability of occurrence of EI। तो ये हमें क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास ये? तो दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ EI when A is already occurred, and this is nothing but probability of what? ये क्या हो जाएगा हमारे पास, EI इंटरसेक्शन A अपॉन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और आपको पता क्या होता है, तो आपको इनिशियली में ये पता होता है कि हमारे पास EI अकर किया हो देन A की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें पता है। दैट मीन्स ये चीजें हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो अपॉन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A is nothing but equal to probability of EI into probability of A when EI already occurred upon probability of A। मीन्स आप एक तरह से क्या करते हो, रिवर्स में काम करते हो। रिवर्स में काम करने का मतलब क्या हुआ कि हमें इनिशियली क्या पता होता है, इनिशियली ये पता होता है कि EI अकर्ड कर चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A when EI occurred। बट अब हम क्या निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ EI when A occurred, रिवर्स करना चाहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेस थ्योरम है। अगर आप इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI when A occurred is nothing but probability of EI into probability of A when EI already occurred upon probability of A को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन, क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे है EJ कर देते हैं, EJ into probability of A when EJ occurred and where J equal to 1 to N। और ध्यान रहे कि हमारे पास क्या है, जो भी EI हमारे पास इवेंट है वो हमारे पास क्या है, पार्टीशन है। क्या है, पार्टीशन है। दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होना चाहिए, और हर किसी की प्रोबेबिलिटीज क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन मस्ट है बेस थ्योरम के लिए, तभी हम अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम। चलो, तो बेस थ्योरम का लॉजिक हमने समझ लिया, फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पढ़िए। चलो, तो हमारे पास है कि गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 and 3 इच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर किसी में 2 कॉइन्स है। In box 1, both coins are gold coins. In box 2, both are silver. And in box 3, there is 1 gold and 1 silver coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. यहां तक अगर मैं बोलता ना कि person chooses a random and takes out a coin, then find the probability that is gold or that is silver, then हमें क्या करना होता, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बट यहां पे क्या बोला कि इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, मींस गोल्ड अकर हो चुका है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। मींस गोल्ड अकर हो चुका, हमने निकाला, वो गोल्ड निकल गया, देन बताओ कि अदर कॉइन जो हमारे पास बॉक्स में हो वो गोल्ड ही हो, ये हमारे पास। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना। मैं दूसरा क्वेश्चन भी दिखाता हूं, एक और क्वेश्चन कि सपोज दैट द पहला क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है, मैं डराना नहीं चाहता हूं आपको। ये क्वेश्चन दिखाते हैं, बैग 1 contains 3 red balls and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red.
ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमेशा बेस थ्योरम की ओर सोचना है। अगर यहीं पे मैं बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट ड्रॉन बॉल इज रेड, देन वी हैव टू अप्लाई टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ओके, चलो ठीक है। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन शामिल कर देते हैं। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, पर्सन स्टूडेंट पर्सन टेक्स आउट अ कॉइन। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में कर देते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 बी, चलो ठीक है, बी सेक्शन, और हम इसी में एक और सेक्शन बनाते हैं। चलो ठीक है, हमने एक और सेक्शन बनाया कि चलो ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गोल्ड। ठीक है, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, चलो इस दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आएगा कि हाउ वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है। थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। चलो ठीक है, यस। तो हमारे पास क्या है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि बोला 3 आइडेंटिकल बॉक्स है। ओके भाई, हमारे पास दिस इज बॉक्स 1, ट्राई करते हैं आइडेंटिकल बनाने का। चलो कोई बात, आप मान लो कि आइडेंटिकल है। ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स 1 एंड दिस इज बॉक्स 2। ओके, ड्राइंग आजकल खराब हो गया। दिस इज बॉक्स 2 एंड दिस इज बॉक्स 3। ठीक है, बॉक्स 3। ओके, ये हमारे पास है 3 बॉक्स है हमारे पास, आइडेंटिकल बॉक्स है। हमारे पास क्या है, बॉक्स 1, इन बॉक्स 1 बोथ क्वाइंस आर ऑफ गोल्ड, इसमें दोनों गोल्ड है। ठीक है, इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर, इसमें दोनों सिल्वर है। इन बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड, देयर इज 1 सिल्वर। ठीक है, हमने बोला कि 1 बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ कॉइन इज टेकन आउट फ्रॉम दैट पार्टिकुलर बॉक्स। ठीक है, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दैट इज गोल्ड, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, तो हमने बोला कि यार कि हमें गोल्ड कॉइन चाहिए ना, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले कर रहे हैं रैंडमली सेलेक्ट अ बैग। देन हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ अ कॉइन, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, और हमें वो कॉइन क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए। तो हम सबसे पहले एक बैग को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम बनाते हैं कि चलो ठीक है, हमारे पास 3 बैग है। ठीक है, ये हमारे पास दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब क्या बताओ कि बैग 1 सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। बैग 2 सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। बैग 3 सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3, क्योंकि ऑल बॉक्स आर इक्वली लाइकली। अब हम इससे क्वाइन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्वाइन निकालेंगे। हमें क्या चाहिए, क्वाइन चाहिए। ठीक है, हम इससे क्वाइन निकालेंगे। तो क्वाइन हमारे पास क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर बॉक्स 1 में, इससे जब भी क्वाइन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, गोल्ड निकलेगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड व्हेन बैग 1 इज सेलेक्टेड और बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड। अब बॉक्स 1 अगर सेलेक्ट हुआ है तो उससे क्वाइन हमेशा क्या आएगा, गोल्ड ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अब हमने मान लो कि हमने बॉक्स 2 सेलेक्ट किया होता, तो उससे हमारे पास गोल्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास। अब बॉक्स 2 में कोई भी हमारे पास गोल्ड नहीं है, इससे तो गोल्ड कभी आएगा ही नहीं अगर बॉक्स 2 सेलेक्ट होगा, तो दिस इज 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड व्हेन बॉक्स 3 सेलेक्टेड। बॉक्स 3 में एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/2। तो हमेशा मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास इनिशियल, अगर हम इसको समझे कि अगर ये हमारा सैंपल स्पेस है और इसका हमने पार्टीशन किया है 3 पार्ट्स में, तो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा पार्टीशन है। मान लो कि ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, दिस इज बॉक्स 1,
इसको क्या करते हैं, बॉक्स 1 हमारे पास है, बॉक्स 2 को हम लास्ट में रख देते हैं, क्यों मैं बताऊंगा। बॉक्स 3 ये हमारे पास पार्टीशन है, ऑब्वियसली पार्टीशन है, इस तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/3 1/3 1/3, ऑल आर नॉन जीरो एंड हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। अब इसमें 2 गोल्ड है, इसमें हमारे पास ये बॉक्स 3 है, इसमें हमारे पास 1 गोल्ड 1 सिल्वर है, इसमें हमारे पास दोनों सिल्वर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां से गोल्ड की प्रोबेबिलिटी। तो गोल्ड कहां पे है, इस पार्टिकुलर रीजन में गोल्ड है, ठीक है, ये दिल बन चुका है, वाह, इस पार्टिकुलर रीजन में गोल्ड है हमारे पास, ठीक है। तो हमें इस गोल्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब जब वो गोल्ड कॉइन आ गया आपके पास, फिर आगे सोचेंगे क्या होगा। तो तभी तक पहले क्या फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड। तो क्या होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड, अब बोले सर कुछ नहीं, इस सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अकर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 अकर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इन बॉक्स 2। देखो यार सॉरी यार, मैं बैग और बॉक्स में क्या कर रहा हूं, उसको मिक्सअप कर रहा हूं, तो समझ लेना आप। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3 इन प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इन बॉक्स 3, ठीक है। अब बताओ कि क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B1 1/3 इंटू गोल्ड इन बैग 1 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 1/3 गोल्ड इन बैग 2 0 प्लस 1/3 इंटू क्या 1/2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। कितना आ जाएगा एल्सियम, 6 एल्सियम लिए, 2 प्लस 1 दैट इज 1/2। गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। अब बताओ कि आपने क्या बोला कि भैया अब चलो हमने कॉइन निकाल लिया और देखा ये गोल्ड आ गया। अब आपके माइंड में क्या चलेगा, ये गोल्ड किस बैग बैग का है या बॉक्स का है, बॉक्स 1 का है या बॉक्स 2 का है। इसको अगर आपको फाइंड करना है ना, देन यू हैव टू अप्लाई बेस थ्योरम। ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि हमारे पास हमने ये क्या निकाला, फर्स्ट कॉइन निकाला, ठीक है, ये फर्स्ट कॉइन निकाला हमने, वो गोल्ड आ गया। तो अब हमने क्या आपसे पूछा कि बताओ यार कि वो गोल्ड आ चुका है, तो अदर जो कॉइन हो ना बॉक्स में वो भी गोल्ड ही हो। अब बताओ ये क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा समझो किस बॉक्स की ओर ये इशारा कर रहा है। हमने इससे एक कॉइन निकाला, वो क्या आ गया, गोल्ड। तो अब इसमें जो बचा कॉइन वो क्या है, गोल्ड है। इससे निकालेंगे गोल्ड आएगा नहीं, इससे निकाला अगर मान लो कि वो गोल्ड यहां से आया होता, तो इसमें अदर कॉइन क्या है, सिल्वर। मीन्स वो बॉक्स 1 की ओर इशारा कर रहा है, वो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स 1 से आया हो, ठीक है। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। मीन्स वो गोल्ड आ चुका है, अदर भी गोल्ड हो, वो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों कॉइन इसमें क्या हो, गोल्ड हो। तो किसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, बॉक्स 1 का। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 when it is found that coin is gold. So this is nothing but probability of box 1 into probability of gold when box 1 occurred upon probability of gold. Using Bayes theorem. Bayes theorem. What is the probability of bag 1? Bag 1 is nothing but 1/3 into gold in bag 1 1 upon probability of gold कितना 1/2। यहाँ से कितना आ गया 2/3। मीन्स 2/3 चांस है कि वो कहां से आया होगा, हमारे पास बैग 1 से आया होगा, ठीक है। तो ये बेस थ्योरम की खासियत है। चलो अब हम क्वेश्चंस को समझ लेंगे कि हमारे पास बेस थ्योरम है या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैं एक चीज और आपको बताऊंगा जब सॉल्व कर लेंगे हम। तो सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ ए HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। और पीपल हैविंग HIV, जिनको HIV है, उसमें 90% टेस्ट क्या कर रहा है, डिटेक्ट द डिजीज। में जिनको HIV है ना 90% डिटेक्ट कर ले रहा है, बट 10% गोज अनडिटेक्टेड, 10% अनडिटेक्टेड है उसमें। ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, जो पीपल जिसको HIV नहीं है, 99%
आर जज्ड HIV नेगेटिव, मीन्स उनका 99% HIV नेगेटिव दे रहा है, बट 1% आर डायग्नोस्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव। कहने का मतलब उनको HIV नहीं भी है, फिर भी क्या दिखा रहा है कि उनको HIV उनका क्या है, पॉजिटिव है। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, एक लार्ज पॉपुलेशन में बस 0.1% लोगों को HIV है। One person is selected at random and given the HIV टेस्ट। एक रैंडम पर्सन आया, उसने अपना HIV टेस्ट कराया, एंड जो पैथोलॉजिस्ट था उसने रिपोर्ट किया कि भैया आपका HIV पॉजिटिव आया। अब उसके मन में क्या आएगा जब ये सारी जानकारी उसको पता होगी? यार ऐसा हो सकता है कि हमको HIV नहीं भी हो, तब भी वो उसने पॉजिटिव रिपोर्ट दे दिया, या फिर हमें एक्चुअली में HIV है, देन हमारा पॉजिटिव आया है। तो उसके माइंड में चलेगा कि अगर वो मैथमेटिक्स होगा ना, तो सोचेगा कि अरे एक बार निकालते हैं क्या चांसेज है कि हमें क्या होए, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज एक्चुअली HIV, कि हमें एक्चुअली HIV है, गिवन दैट कि हमारा रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, रिवर्स में सोचना है, ठीक है। पहले क्या हुआ कि हमने एक रैंडमली पर्सन सेलेक्ट किया, इसका प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम बनाते हैं। रैंडमली पर्सन सेलेक्ट किया, अब क्या चांसेस है, आइदर उसको HIV होगा या फिर नहीं होगा। हम HIV होने को हम डिजीज बोल रहे हैं, या तो उसको डिजीज होगा या फिर उसको डिजीज नहीं होगा। अब इसको डिजीज है, उसने अपना HIV टेस्ट कराया, अब इसको डिजीज है तो इसका HIV पॉजिटिव आए, मीन्स हम बोल रहे हैं HIV पॉजिटिव को H से डिनोट कर दे रहे हैं, H पॉजिटिव आए, गिवन दैट उसको डिजीज हो। अब बताओ जिसको डिजीज नहीं है उसका टेस्ट पॉजिटिव कब आए, क्योंकि हमें किसका निकालना है कि HIV टेस्ट उसका क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो हमें इसको फाइंड करना है सबसे पहले, किसका यूज करके, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, कि हमारे पास उसका HIV क्या आया, पॉजिटिव आया। तो हम इसको H से डिनोट कर रहे हैं, H मीन्स क्या, HIV पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव, ठीक है। तो अब बताओ जिसको डिजीज नहीं है उसका पॉजिटिव कैसे आ सकता है, किसको डिजीज नहीं था, ठीक है, फिर भी उसने क्या किया, उसका टेस्ट पॉजिटिव बताया डिजीज नहीं रहते हुए भी, यही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो चलो हम बोले कि हमारे पास क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन, चलो ठीक है, अब इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं कि हमारे पास बोला 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, किसका, ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिनका HIV है, ठीक है, उसमें उसको क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, कितना हमारे पास 90%, में जिसको डिजीज है उसका टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, कितना हमारे पास 90%, मीन्स 90/100, ये हमारे पास दिया हुआ। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, जिसको डिजीज है इसमें हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। D4 मीन्स उसको HIV है, D4 मीन्स उसको डिजीज है। अब उसको कैसे पता चलेगा, ठीक है, किसको डिजीज है या नहीं, वो तो टेस्ट कराने के बाद ही पता चलेगा। तो टेस्ट कराने गया HIV टेस्ट और उसका क्या आया, पॉजिटिव आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, H/D। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि उसको डिजीज नहीं है फिर भी उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, कहां पे दिया हुआ है, 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है 99%, बट 1% आर डायग्नोस्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव, जिनको जो पीपल फ्री फ्रॉम HIV है उनका भी 1% क्या आ रहा है, हमारे पास HIV पॉजिटिव आ रहा है, जिसको डिजीज नहीं है उसका भी पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज 1%, मींस 1/100। अब बताओ सिंस हम रेंडमली एक पीपल को सेलेक्ट कर रहे हैं, अब रेंडमली वो पीपल को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको डिजीज है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 0.1%, तो 0.1% मींस ये हमारे पास 0.1% है, दैट मींस ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/1000। इसका मतलब बाकी सारे लोगों को डिजीज नहीं है, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसको डिजीज नहीं है वो क्या हो जाएगा, 999/1000। यस, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट उसका HIV टेस्ट पॉजिटिव आए। तो दो सिचुएशंस होंगी, आइदर उस पर्सन को डिजीज होगा और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया होगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास उस पर्सन को डिजीज नहीं है
फिर भी उसका टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव आया हमारे पास, कि डिजीज नहीं होते हुए भी पॉजिटिव। ये हमारे पास आ गया पीएच। तो पीएच हमारे पास क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिजीज, एक रैंडमली आपने सेलेक्ट किया पर्सन को, उसको डिजीज क्या हो, सिंस 0.1% को ही हमारे पास डिजीज है, तो 1/1000 इनटू h बाई डी कितना दिया हुआ है, 90/100 प्लस डिजीज नहीं है 999/1000, डिजीज नहीं होते हुए भी पॉजिटिव आ रहा है, कितना हमारे पास है, 1/100। यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये चीजें हमारे पास कितनी आई। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कितना, हमारे पास 1 पे कितना जीरो, 1 पे 50। चलो ठीक है, 1 पे हमने 50 एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस हमारे पास 999, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 9998 और 9110, 1089/1000, 1000 नहीं, 1 पे 50, 1 पे 50, ठीक है। कि कोई रैंडमली पर्सन गया अपना टेस्ट कराने, तो उसका एचआईवी पॉजिटिव आने की ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एचआईवी पर रैंडमली पर्सन। अब हमारे पास क्या हुआ कि रैंडमली पर्सन का टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ गया। अब हमें ये सोचना है कि एक्चुअली में उसको एचआईवी है, दैट मीन्स हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, ये मीन्स अकर हो चुका है। देन हमें सोचना है कि उसको एक्चुअली में डिजीज है, ये हमें निकालना है। तो क्या यूज करेंगे, बेस थ्योरम। दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, डिजीज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज होने के बाद उसका एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आए, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एचआईवी टेस्ट, कि रैंडमली पर्सन टेस्ट का एचआईवी पॉजिटिव आए। तो कितना हमारे पास, डी इंटू एच बाई डी। तो डी हमारे पास कितना है, डी इज नथिंग बट 1/1000 इंटू 90/100 अपॉन कितना हमारे पास 189/1 पे 50। तो ये कैंसिल आउट, 1089 ये कैंसिल आउट। तो हमारे पास कितना है, 90/1089, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हम ना इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, हम देखना चाहते हैं, थोड़ा सा एक फिगर देखना चाहते हैं, तो हमने बोला कि दिस इज नथिंग बट 90/1100 मान लो कि ये हमारे पास है। मीन्स अगर इसको हम कन्वर्ट करें कि हमारे पास कितना आएगा, तो 9/110 परसेंटेज में देखना चाहते हैं कि हमारे पास 1000, तो हमारे पास कितना है 900/11, सॉरी 1000 नहीं 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90/11, 90/11। तो 90/11 कितना हो जाएगा, नियरली 8 पॉइंट समथिंग। मीन्स ये बता रहा है कि उसको 8 मान लेते हैं कि 8% के आसपास ही आ रहा है, 8% के आसपास। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि उसका एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव भी आए, एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आए। अब वो सोच रहा है कि हमको डिजीज है, इसकी प्रोबेबिलिटी 8% है। क्या लोचा है यार, हाउ विल ट्रस्ट यू। तो अब बता इसमें फॉल्ट क्या है, वो जो टेस्ट है ना, वो उस पर अच्छे से वर्क कर रहा था जिसका ऑलरेडी एचआईवी है। बट अगर लार्ज पॉपुलेशन में वो डिजीज रेयर है, तो आप रेंडमली सेलेक्ट करके लाओगे और उसका अगर टेस्ट पॉजिटिव आए ना, तब भी इस पे 8% चांस है कि उसको डिजीज है। समझ रहे हो। मीन्स मान लो कि मैंने बोला कि हमारे पास क्या, इसको दूसरे तरीके से सोचो कि मान लो कि कोविड जिस टाइम स्प्रेड आउट हुआ था, ठीक है, इस पे एक स्टोरी समझते हैं, ये कैसे रिलेट करते हैं। कोविड स्प्रेड आउट हुआ था, तो इनिशियली क्या था कि डिजीज रेयर था। तो अब अगर मैं गांव के सभी लोगों को बोल दूं जाओ जाओ अपना टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ, जानते हो उस सिचुएशन में हमारे पास वो जो होगा, जो रिपोर्ट होगा, वो ऑथेंटिक नहीं होगा। क्यों ऑथेंटिक नहीं होगा, क्योंकि मान लो कि 1000 में से 1 लोगों को डिजीज है, ठीक है, 1 लोगों को डिजीज है, ठीक है। अब क्या है, हम सभी को भेज रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, और जो हमारा जो टेस्टिंग जो डिवाइस है वो 90% ही एक्यूरेट है। तो क्या करेगा, वो बहुत सारे फॉल्स डाटा दे देगा हमें, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि जब कोविड स्प्रेड आउट हुआ ना, तो जब सब स्प्रेड आउट हुआ, तभी ये सलाह दिया गया कि हाँ आप जांच करवाओ।
और एक्चुअली अगर किसी को माइल्ड सिम्टम है ना, मान लो कि कुछ लोग ऐसे भी थे हेल्दी दिख रहे थे, उनका भी पॉजिटिव आ गया, तो उनको क्या बोला कि आप घर में क्वारंटाइन में रहो, सावधानी बरतो। आपको हो भी सकता है कोविड, नहीं भी हो सकता है कोविड। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो एक्चुअली में इसका मतलब ये है कि हमारे डाटा में ही फॉल्ट है। डाटा क्या हमारे पास कि 0.1% को ही एचआईवी है भाई, 1000 में से एक लोग को एचआईवी है, और 90% एक्यूरेट है हमारे पास। तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे फॉल्स देगा हमारे पास। हाँ, अगर वो ज्यादा लोगों को होता तो सही होता। ठीक है, तो ये चीजें मेडिकल सेक्टर में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चंस को? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ डॉक्टर इज टू विजिट a patient from the past experience, it is known that the probability, ये हमने लास्ट में भी क्वेश्चन लिया था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में, he will come by train, bus, scooter or by other means of transport respectively. The probability that he will be late are 1 by 4, 1 by 3, 1 by 12 if he comes by train, bus, scooter respectively, but if he comes by other means of transport then he will be not be late. When he arrives he is late, दिया हुआ है when he arrives late है। अब बताओ कि वो किससे आया हो, मीन्स अब बताओ वो ट्रेन से आया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? रिवर्स, हमें क्या निकालना है कि वो लेट आ चुका है, देन बताओ कि वो ट्रेन से आया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, कि ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और ट्रेन से जब जाएंगे तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एल बाई टी अपॉन का प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट लास्ट क्लास में फाइंड किया हुआ था, फिर से चलो ठीक है फाइंड कर लेते हैं। अब ना डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स की ओर नहीं देखें। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट जो होगा दैट इज नथिंग बट, हम कैसे कैसे जा रहे हैं, तो हमारे पास जा रहे हैं ट्रेन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट व्हेन वी विल गो बाय ट्रेन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास बस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट व्हेन वी विल गो बाय बस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास अ स्कूटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लेट व्हेन वी विल गो बाय स्कूटर, व्हेन वी विल गो बाय अ स्कूटर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या अदर मीन्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट व्हेन विल गो बाय अदर मीन्स। ठीक है, अपर में क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एल बाई टी, निकाल लो। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, हमारे पास ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास है 3/10। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो 3/10 इंटू जब ट्रेन से जाएंगे तब लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, 1/4 अपॉन 3/10 इंटू 1/4 प्लस बस से जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। अब बस से गए तो लेट कितने होंगे 1/3, बस से गए हम 1/5 इंटू बस से गए लेट हो गए 1/3, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हम स्कूटर से गए क्या होगा हमारे पास 1/10, 1/10 स्कूटर से गए लेट हो गए 1/12, 1/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास अदर मीन्स क्या हमारे पास 2/5, 2/5 उससे गए लेट हो गए, तो ये क्या बोला कि अगर हम अदर मीन्स से जाएंगे तो हम लेट नहीं होंगे, कहीं पे लिखा होगा इफ ही कम्स बाय ट्रेन बस स्कूटर बट ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल बी नॉट बी लेट, तो लेट नहीं होगा, तो इसका मतलब लेट नहीं होगा, इसका मतलब लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, ये ध्यान में रखना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो हमारे पास क्या 3/40 अपॉन 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120, कितना जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इसका वैल्यूज निकाल लो यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही बस होता है। तो 120 43 जा 9 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3/40 इंटू 9 8 17 118 इंटू कितना 120 3 और 1/2, क्या आया प्रोबेबिलिटी 1/2, कि वो ट्रेन से आया हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 अगर वो लेट है तो, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बेस थ्योरम। ठीक है, इस क्वेश्चंस को मैंने इसलिए किया है ऐसे क्योंकि लास्ट क्वेश्चंस में लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चंस में ना पहले आप पढ़ो, इस क्वेश्चंस को आप खुद से पढ़ो और बताओ गेस करो कि क्वेश्चन किसका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, या फिर बेस थ्योरम का, या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, ये चारों सोचो। तो 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement
फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है हमारे पास, उससे हम क्या कर रहे हैं, 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स निकाल रहे हैं, है दिया वो, सॉरी, 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट selected ball is black, क्या बोला कि the probability that the first selected ball is black, यहां पे फाइंड करना, अच्छा दिया हुआ है, if the probability that the first selected ball is black given that the second select ball is also black is m by n, where GCD of mn equal to 1, then find m plus n equal to। क्वेश्चन पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, if the probability that the first selected ball is black given that, क्या given है, second ball is also black, मीन्स हमारे पास क्या है कि हमें निकालना है कि फर्स्ट बॉल जो सिलेक्टेड है वो ब्लैक आए, लेकिन गिवन क्या हमारे पास कि सेकेंड बॉल हमारे पास क्या है, ब्लैक है। अब खुद सोचो कि क्या होगा। अब इस बैग से हम एक बॉल निकालेंगे, ठीक है। अब एक बॉल निकालें, हमने क्या किया, बॉल 1 हमने निकाला, फिर हम निकालेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर बॉल 2 निकालेंगे, ये हमारे पास है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये डायरेक्ट बात कर रहा है बॉल 2 की, क्या गिवन है कि बॉल 2 हमारे पास ब्लैक है, इसके बारे में बात कर रहा है भाई। फिर पूछ रहा है कि अब बॉल 2 ब्लैक है, बताओ कि बॉल 1 भी ब्लैक हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। हम जिस सीक्वेंस में जा रहे थे ना, उसके उलट पूछ रहा है वो, दैट इज बेस थ्योरम। तो सोचा बेस थ्योरम है, लेकिन हमारे पास ये इवेंट है क्या, ये बोल रहा है कि सेकेंड बॉल जो है ब्लैक आए, ठीक है। तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या यूज करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हम यूज करेंगे, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज ब्लैक, ये निकालेंगे। तो चलो ठीक है, ट्री डायग्राम बनाते हैं कि हमारे पास सेकेंड बॉल के पास पहुंचने से पहले हम पहले बॉल 1 निकालेंगे और बॉल क्या 2 निकालेंगे। तो ड्रो 1, ड्रो फर्स्ट ड्रो है, और ये हमारे पास सेकेंड ड्रो है 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो अब पहला बॉल निकालोगे, वो आइदर क्या आ सकता है, ब्लैक आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है हमारे पास, ब्लैक आ सकता है और या आ सकता है व्हाइट आ सकता है हमारे पास, ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब अगर ड्रो 2 निकालोगे तो हम किस में इंटरेस्टेड है, कि बताओ यार कि ड्रो 2 में हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास क्या है, ब्लैक की, क्योंकि हमें सेकेंड बॉल क्या चाहिए, ब्लैक। ऑब्वियसली ड्रो 2 जब निकालेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन होगा, अगेन हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट का, अगेन हमारे पास 2 ऑप्शन होगा, ब्लैक एंड व्हाइट का। बट हम किस में इंटरेस्टेड है, ओनली इन ब्लैक, सेकेंड ड्रो क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए। तो बताओ कि फर्स्ट ड्रो ब्लैक आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रो इज ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। तो कितने ब्लैक है हमारे पास, 4, 4/10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रोन बॉल इज व्हाइट, ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, दैट इज, अच्छा ये 6/10 है, ये 6/10, एंड दिस विल बी हाउ मच, 4/10। ऑब्वियसली देखो ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और हर किसी की प्रोबेबिलिटी क्या, ग्रेटर देन 0। मीन्स क्या है, ये हमारे पास कैसा इवेंट है, ये हमारे पास पार्टीशन, एक तरह से हमारे पास सैंपल स्पेस का। अब सेकेंड बॉल निकालेंगे, हमें जानना है कि यार सेकेंड बॉल ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो सेकेंड बॉल ब्लैक आए, पहला बॉल भी क्या है, ब्लैक है, गिवन दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल विल बी ब्लैक गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ऑलरेडी ब्लैक विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो यहां पे जो ब्लैक बॉल आया होगा हमने निकाल के बाहर फेंक दिया। अब बचा हमारे पास कितना, 5 ब्लैक बॉल, कितने बॉल्स में, 9 में से। व्हाट इज द ब्लैक बॉल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल सेकेंड बॉल इज ब्लैक बॉल्स गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज व्हाइट। तो फर्स्ट व्हाइट निकला, व्हाइट को हमने बाहर किया, ब्लैक एज इट इज 6 ही रहा, लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स डिक्रीज कर गया, ठीक है। हमें बस ब्लैक में इंटरेस्टेड है, इसलिए व्हाइट को हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज ब्लैक
दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 into probability of क्या second ball is black given that first ball is black plus probability of white into probability of second ball is black given that first ball is white। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास? तो 6/10 into 5/9 प्लस 4/10 इंटू क्या हमारे पास 6/9, ये हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 5 2 10, एक काम करते हैं पहले ऐड कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे जो भी सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो 30 प्लस 24/90 हाउ मच 54/90। तो 54/90 हमारे पास कितना हो गया? 3 से हमारे पास 9 से 9 6 जा 9 से 10, हमारे पास क्या हो जाएगा फिर से 3/5 आ रहा है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज ब्लैक। अब बोला सेकेंड बॉल जो हमारे पास ब्लैक आ चुका है, अब बताओ कि हमारे पास फर्स्ट बॉल भी ब्लैक हुआ होगा, मीन्स B1 गिवन दैट सेकेंड बॉल इज ऑलरेडी ब्लैक, मीन्स अब हम रिवर्स में जाएंगे। ठीक है, रिवर्स में सोचेंगे यार कि सेकेंड बॉल ब्लैक आया हो। अब दो सिचुएशन है ना, आइदर फर्स्ट बॉल ब्लैक होगा या फिर व्हाइट होगा, तो हमें ये निकालना है। पता है कि दिस इज नथिंग बट हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ब्लैक सेकेंड बॉल इज ब्लैक। ऑब्वियसली इसका यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट बॉल क्या है यहाँ पे व्हाइट है, हमें चाहिए फर्स्ट बॉल ब्लैक। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट हमारे पास कितना है 30/90 अपॉन 3/5। तो यहां से हमारे पास 0 0 3 अपॉन 9 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 कैंसिल, कितना आ गया 5/9। तो ये हमारे पास m/n आ चुका है। हमें क्या चाहिए m प्लस n। तो m प्लस n कितना है भैया 9 5 40। तो अब हमें लगता है कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कब हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, कब हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेस थ्योरम के ऊपर, और भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि बेस थ्योरम में एक बार आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया ना तो पूरा का पूरा खत्म, उसके बाद उसको किसी भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ोगे आप। तो सिंपल बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने का सिंपल एक तरीका है कि हमें दे रखा होगा कि एक इवेंट अकर हो चुका है, अब इसका कॉज बताओ कि ये हमारे पास यहां से आया हो, बेग 2 से आया हो, या फिर इसको सच में डिजीज हो। ऐसे जब भी सच क्वेश्चंस हो ना, तो हमें क्या देखना है, सोचना है, हमें बेस थ्योरम अप्लाई करना है। या फिर हमने अगर सिंपली बोल दिया कि रैंडमली हमने एक पर्सन सेलेक्ट किया, बताओ कि उसको डिजीज है, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ बेस थ्योरम क्वेश्चन। बेस थ्योरम क्वेश्चंस में हमेशा कंडीशनल प्रोपर्टीज के स्टेटमेंट दिखेंगे। देखो, जब हम कंडीशनल प्रोपर्टीज सॉल्व कर रहे थे ना, तो उस टाइम हमारे पास एक ही इवेंट अकर करता था, फिर वहां पे हम निकालते थे। अब यहाँ पे सिंस मल्टीपल पार्टीशन है, तो उसके शेयरिंग बहुत सारी चीजों में हो सकती है। मैं थोड़ा सा और इस बात पे एक हाईलाइट करना चाहता हूं। अब बताओ कि अगर मैंने यहां से फॉर द मीन्स अगर इसमें बात करें कि अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो कि हमने एक कॉइन निकाला, वो गोल्ड आया, तो क्या होगा? दो ही सिचुएशंस यहां पे होंगी, ठीक है, या फिर सिर्फ हमारा बॉक्स 1 अकर किया होगा या फिर बॉक्स 2 अकर किया होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही अकर किया होगा, और ये श्योर है कि वो अकर किया होगा, ठीक है। वो जो क्वाइन आया होगा गोल्ड, आइदर वो बैग 1 का होगा या फिर बैग क्या होगा हमारे पास इस सिचुएशन में बैग 3 का होगा, ठीक है। तो हमेशा इसलिए हम सोचते हैं बैक रिवर्स के बारे में कि चलो ठीक है, हमने देखा कि ये इवेंट अकर हो चुका है, अब इसका दो ही रीजन है, देन बताओ कि हमारे पास इस रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। इसलिए बेस थ्योरम को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉजेज भी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज भी बोल सकते हैं, कि हम रिवर्स फॉर्म में सोच रहे हैं कि ये इवेंट हो चुका है, देन बताओ, ठीक है। चलो, तो इस लेक्चर्स को हम यही खत्म करते हैं, अब बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर पे छोड़ते हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो और आप इंजॉय कर रहे होंगे प्रोबेबिलिटीज को। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। ये हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बाद ना हम स्टार्ट करेंगे हम
रैंडम वेरिएंस स्टार्ट सॉरी रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? रैंडम वेरिएबल। चलो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय। और असाइनमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? अब बाय।